हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले। इवनिंग शिफ्ट में होता है, 80 मार्क्स का होता है, 3 घंटे समय मिले था। ठीक है, इस वीडियो को बनाने का मोटिव यह है ताकि आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल पता चल सके, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और न्यूमेरिकल पोर्शन किस प्रकार रहने वाला है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से और क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे और आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा एक सैम्पल पेपर की तरह। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हम शुरुआत सेक्शन ए से करते हैं, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो एमसीक्यू पोर्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो एक वचन और बहुवचन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी जो शब्द है ये दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, वहीं से क्वेश्चन फॉर्म हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन है, कच्चे माल को वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र में हम किसी भी वस्तु का साचा बदलते हैं। ठीक है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में गन्ना पैदा होता है, फिर हम उसको सेकेंडरी क्षेत्र में ले जाके उसको हम चीनी बना देते हैं। तो हम जब चीनी बनाते हैं तो इसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं? उत्पादन, यानी कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जब हम कच्चे माल को वस्तु में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे कि हमने लकड़ी को फर्नीचर बना दिया, गन्ने को चीनी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, स्टील को कार बना दिया, तो ये सब क्या है? उत्पादन है, प्रोडक्शन प्रक्रिया में आएगा। ओके। थर्ड है, किसी भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। यानी कि जब हम भूगोल या क्षेत्र यानी कि ज्योग्राफिकल मेथड को मानकर वर्गीकरण करते हैं तो क्या कहलाता है? तो वह है स्थानिक वर्गीकरण। ठीक है, जब हम स्थान के आधार पर करते हैं, जैसे कि आपने व्हीकल्स देखी होंगी, उनकी नंबर प्लेट्स में उनके स्टेट के नाम शुरू होते हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली की अगर व्हीकल है तो उसमें डीएल लिखा रहेगा, हरियाणा है तो एचआर, और यूपी की है तो यूपी से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम क्षेत्र का यूज करके गाड़ियों का वर्गीकरण करते हैं और इससे हमें फ़ायदा मिलता है कि कौन सी गाड़ी किस स्टेट में चल रही है। ठीक है, और कौन सी स्टेट में कितनी गाड़ियों की संख्या है, ये ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और टूल टैक्स और भी बहुत सारी प्रक्रिया में हम ट्रैक कर सकते हैं। तो जो गाड़ियों की नंबर प्लेट का वर्गीकरण है वो स्थान के आधार पर हुआ है, तो स्थानिक वर्गीकरण के अंतर्गत ये एग्जाम्पल देखने को आता है। ओके, तो जब हम क्षेत्र के आधार पर किसी का वर्गीकरण करते हैं तो स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। और गुणात्मक वर्गीकरण देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। गुणात्मक में क्या आता है? मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, सीनियर सिटीजन है। तो ये सब क्या है? आपकी गुणात्मक वर्गीकरण है। जैसे कि आपने बस में देखा होगा, बस में पीछे की साइड यंग अडल्ट की सीट रहती है। ठीक है, और महिलाओं की आगे रिजर्व रहती है लेफ्ट साइड पे, और सीनियर सिटीजन एंड विकलांगों की राइट साइड में रिजर्व रहती है। ठीक है, तो हम क्या बस का भी, जो बस में सारी सीटें हैं उनका वर्गीकरण गुण के आधार पर करते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है बस। ओके, जब हम क्षेत्र के आधार पर करते हैं तो स्थानिक वर्गीकरण आता है। फोर्थ क्वेश्चन है, जब दो चर स्थिर अनुपात में परिवर्तित होते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वे रेखीय सहसंबंध कहलाते हैं। मतलब दो चर है कोई आपके पास, ठीक है, और उन दोनों में इक्वल प्रपोर्शन में चेंजेस आएंगे। ठीक, अगर ये 50% चेंज हो रहा है तो ये भी 50% ही चेंज होगा। ठीक है, यानी कि दोनों में इक्वल यानी कि कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में चेंजेस आएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? रेखीय सहसंबंध, यानी कि एक ही रेखा में दोनों में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। एक श्रेणी दी गई है 10, 11, 9, 10, 9, 7, 10, 3, 10, 10, 10, 5। ठीक है, तो ये क्या है? श्रेणी है। तो इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, बहुलक क्या होता है? जब किसी श्रेणी में कोई नंबर अधिक बार रिपीटेशन हो तो वो बहुलक कहलाता है। तो इसमें 10 नंबर की ज़्यादा आवृत्ति यानी कि रिपीटेशन हुई है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला, यानी कि 10 हमारा जो है बहुलक कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा छठा क्वेश्चन, जिसमें फिशर का आदर्श सूचक छठा प्रश्न है, फिशर का आदर्श सूचक है तो लास्पियर तथा पाश्चे के सूचकांकों का ज्यामिति माध्य, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो छठे का बी रहने वाला आंसर। सातवां देखते हैं अब हम। इसमें दो कथन दिए गए हैं, उनको पढ़कर बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें सेट बैठता है। ओके, तो पहला है, एक चर की आवृत्ति सदैव एक पूर्णांक होती है। जैसे कोई श्रेणी दी गई है, उसमें कोई टर्म है यानी कि कोई चर है, वो उसकी रिपीटेशन यानी कि आवृत्ति सदैव पूर्णांक होती है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, कोई श्रृंखला है, ये दी गई है, के रूप में दिए गए आंकड़े व्यक्तिगत श्रेणी कहलाते हैं, यानी कि जो दिया गया है श्रेणी ये व्यक्तिगत श्रेणी कहलाएगी, तो ये भी करेक्ट रहने वाला है। तो ऑप्शन से हमारा करेक्ट रहने वाला है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट रहने वाले, यानी कि सत्य है। ओके, एट्थ प्रश्न है,
वह चित्र जो आंकड़े को वृत्त में दर्शाता है, वृत्त मतलब सर्कल, ओके। तो सर्कल में कौन दर्शाता है, पाई चित्र यानी कि पाई चार्ट, ठीक है। हम सर्कल का यूज करके कोई भी आंकड़ा शो करते हैं, ठीक है। हम इसको परसेंटेज को हम इसको एंगल में कन्वर्ट करके आंकड़े को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है और पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, या तो आपको टेबल बना के दे दे, बोले इसको पाई चार्ट में दर्शाइए, तो आपको परसेंटेज को एंगल में चेंज करना आना चाहिए, ओके। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, 9वां प्रश्न है, चतुर्थक किसी श्रृंखला को डैश भागों में विभाजित करता है, यानी कि जो चतुर्थक है, कोई श्रेणी दी गई है या श्रृंखला दी गई है, उसको कितने पार्ट्स में बांटेगा, तो वो 4 पार्ट्स यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ओके। तो 9th का बी रहने वाला है। 10वां प्रश्न है, इसमें असर्शन और रीजन वाला है, यानी कि इसमें हमें कथन पढ़ना है, फिर कारण देखना है। तो कथन है इसका, जब दो चर में परिवर्तन एक ही दिशा में होता है तो इसे धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। दो चर है कोई, ठीक है, जैसे कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, तो उसकी पूर्ति यानी कि सप्लाई में क्या होगी, वो भी बढ़ेगी, ठीक है। और किसी वस्तु की कीमत कब बढ़ती है, जब उसकी डिमांड अधिक हो, जब डिमांड अधिक कर देंगे लोग तो सप्लाई भी अधिक होगी, ठीक है। तो ये एक ही दिशा में यानी कि धनात्मक रूप से बढ़ेंगे, तो इसको सहसंबंध कहेंगे। तो ऊपर वाला करेक्ट रहने वाला है। अब इसके हम कारण देखते हैं। वस्तु की कीमत और पूर्ति परस्पर धनात्मक रूप से संबंधित है, यानी कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति बढ़ेगी, तो इन दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि ये पॉजिटिव तरीके से बढ़ेंगे। नेगेटिव रिलेशन कब होता है, जब कोई चीज़ बढ़ती है, ठीक है, कोई जैसे कीमत बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, तो ये क्या है, नेगेटिव है। वहीं कीमत बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। जब दोनों चीज़ एक डायरेक्शन में बढ़े तो पॉजिटिव है, और अपोजिट बढ़े तो नेगेटिव है, ओके। तो लेकिन इसमें अभिकथन और कारण दोनों करेक्ट रहने वाले हैं, यानी कि दो चर में जब एक ही दिशा में परिवर्तन आता है तो पॉजिटिव कहते हैं। देख लीजिए, ये दोनों चर है, एक ही दिशा में परिवर्तन आ रहा है इनमें, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अब देखते हैं वस्तु की कीमत और पूर्ति, ठीक है, तो ये भी एक ही दिशा में बढ़ रही है, तो ये धनात्मक रूप से सहसंबंधित है, ठीक है। कभी भी जब किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है, ठीक है। कोई वस्तु है, उसकी कीमत 10 रुपये है, अब 15 रुपये हो गई, तो जो प्रोडक्शन वाले होते हैं सोचते हैं कि अब हमें और भी लाभ कमाना है, तो और भी प्रोडक्शन हाई कर देते हैं और सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, ओके। तो इसे आप ग्रेजुएशन लेवल पर और भी डिटेल में पढ़ोगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहने वाला, यानी कि दोनों करेक्ट है और व्याख्या भी कर रहा है उसकी, ठीक है। तो अब हम अपना डिस्क्रिप्टिव आंसर स्टार्ट करते हैं। तो 11वां प्रश्न है, सांख्यिकी किस प्रकार अर्थशास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी क्या है, जो अर्थशास्त्र का बेस है, ठीक है, इसी का आधार है, ठीक है। सांख्यिकी एक बहुत ही मजबूत नींव प्रदान करती है अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिए, ठीक है। अगर स्टैटिस्टिक्स ना हो तो हम अकाउंटिंग ना कर पाए, नेशनल इनकम ना निकाल पाए, बेरोजगारी ना दर्शा पाए, ठीक है। देश में जो भी समस्या चल रही है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ना या संक्षिप्त रूप में नहीं बता पाए, ठीक है। जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स यानी कि आंकड़े ना ही होंगे तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ में सारी चीज़ें को लिखेंगे, सारी समस्याओं को दिखाएंगे और उसका समाधान करेंगे। वहीं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है आज के ज़माने में, हम उसका यूज़ करके बड़ी से बड़ी समस्या को एकदम शॉर्ट फॉर्म में एकदम पब्लिश कर सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं, नीति बना सकते हैं, ठीक है, अनुसंधान कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं। ये सब किसके फायदे हैं, सांख्यिकी के, और यही सब इसके लाभ हैं अध्ययन करने के लिए, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। 12वां प्रश्न है, हमें इसमें बहुदंड आरेख बनाना है। तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरफ आपको मार्क्स बनाने हैं और इधर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 दंड बनेंगे, आपको बना लेना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, एकदम सट के बनेगा। ये स्टूडेंट ए का रहेगा, फिर यहाँ पे बी का रहेगा, फिर यहाँ पे सी का रहेगा, और यहाँ पे आपके मार्क्स होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको बार्स बना देने हैं, ओके। तो हमारा 12 क्वेश्चन इसी प्रकार आपको अटेम्प्ट करना है। ये दृष्टि बाधित के लिए है। 13वां प्रश्न है, यादृच्छिक प्रतिचयन से क्या आशय, जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे आपने लॉटरी वाली चीज़ सुनी होगी, ठीक है, एक बाउल है, उसमें बहुत सारी पर्चियाँ रहती हैं, ठीक है, उसमें 10 पर्ची हैं, तो एक व्यक्ति कोई भी हाथ डालेगा तो उसमें कोई भी पर्ची आ सकती है, यानी कि रैंडम कोई भी पर्ची आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है कि यही पर्ची आएगी, 10 में से कोई भी पर्ची आ सकती है, तो इसी को कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। उसी प्रकार जैसे कोई समष्टि है, वहीं पर हमें कोई रिसर्च करना है तो हम रैंडमली लोगों को पिक कर लेंगे, यानी कि कोई हम डिसाइड नहीं करेंगे, कोई हम डेटा नहीं बनाएंगे कि इन्हीं लोग को पिक करना है, हम कोई भी रैंडम 10 लोगों को उठा लाएंगे, उनके ऊपर रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। तो इसी को रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। इसके गुण क्या होते हैं, इसमें सभी को समान अवसर मिलता है, ठीक है, यानी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता,
कोई भी पिक किया जा सकता है। जैसे कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबको समान अवसर मिलता है, ठीक है, अपना हक ले लो, वैसे ही इसमें होता है, कोई भी पिक किया जा सकता है, यानी कि सभी को समान अवसर अवसर मिलता है, पक्षपात की संभावना कम रहती है। और ये जो विधि है बहुत सरल है, ठीक है, इसमें ज़्यादा हमें रिसर्च करने की पहले से ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें पिक करने के बाद रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लॉटरी वाली विधि याद करके चलना, उसी के एकदम समान है रैंडम सैम्पलिंग। और एक आता है प्रतिदर्श विधि। प्रतिदर्श में क्या करते हैं, जैसे कि आपने चावल देखा होगा, जब हम चावल को चेक करते हैं पतीले से, ठीक है, आपने चावल चढ़ाया, अब आपको चेक करना है पका हुआ है या नहीं, तो आप 2 या 3 चावल बाहर निकाल कर उसको ट्राई करोगे और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लोगे कि पका है या नहीं, ठीक है। उसी प्रकार प्रतिदर्श है, पूरी समष्टि है कोई, ठीक है, उसमें हम कुछ भाग को उठाकर उस पर रिसर्च करके पूरी समष्टि के बारे में बता देते हैं, ठीक चावल की तरह, ठीक है। हमें पूरी इकाइयों के ऊपर अध्ययन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ इकाई को निकाल कर उस पर रिसर्च करके पूरी समष्टि यानी कि पूरे क्षेत्र की गुणवत्ता बता देते हैं। ओके, आपको स्क्रीन पर इसका आंसर भी विजिबल हो रहा होगा। 14वां प्रश्न है, बहुलक को परिभाषित कीजिए, इसके 2 गुण और दोष बताइए। तो ये चैप्टर 5 से क्वेश्चन पिक किया गया है। चैप्टर 5 से न्यूमेरिकल एंड थ्योरी पोर्शन के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से फिक्स रहता है, या बहुलक पूछे या माध्य या माध्यिका, इसमें से कोई एक पूछेगा 4 मार्क्स में, उसकी परिभाषा, गुण और दोष, ठीक। तो बहुलक क्या है, जब किसी श्रृंखला में कोई भी टर्म बार बार रिपीट होता है तो वह बहुलक कहलाता है, ठीक है। तो ये मैंने जो 1 शॉर्ट वीडियो पब्लिश की है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के, ठीक है, उसमें 7 के 7 चैप्टर कंप्लीट हैं, आप उसमें जाके ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2 गुण और दोष, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें हमें माध्यिका यानी कि मीडियन फाइंड करना है। पहले आपको क्लास बनानी पड़ेगी, फिर आपको फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करनी पड़ेगी, फिर आपको फॉर्मूला पुट करना है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आने वाला है 20.48, ठीक है। आपको स्क्रीन पर इसका आंसर भी विजिबल होगा, उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। आप इसे घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्क्रीन पर इतना लिखना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूचकांक की कोई 4 सीमाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चैप्टर 6 और 7 से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं और थ्योरी पोर्शन भी आते हैं। ओके, तो आपके ऊपर है आप कौन सा करते हैं, ठीक है। या तो आप ये देखिए न्यूमेरिकल कर सकते हैं या तो आप थ्योरी कर सकते हैं, दोनों में आपको चॉइसेस दी गई हैं, ठीक है। और आप शुरू से पढ़ते नहीं हो, ठीक है, 11th में कौन ही ज़्यादा पढ़ता है, तो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन कमजोरी रहता है, ठीक है। लेकिन 12th में शुरू से पढ़ना ताकि आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हार्ड रहे। और हम इसका आंसर देखते हैं, सूचकांक की कोई 4 सीमाएं। इसकी हम सीमाएं देखते हैं। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय तुलना इसमें संभव नहीं है, यानी कि हम इंडिया की महंगाई निकालेंगे और अमेरिका की महंगाई निकालेंगे तो दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएंगे, ठीक है। वहाँ के कुछ अलग रिजल्ट आएगा, यहाँ की कुछ अलग, यानी कि ये सिर्फ एक कंट्री और स्टेट पर वर्क करती है, ठीक है। ये 2 कंट्रियों के तुलना नहीं कर सकती, यानी कि इंटरनेशनल कंपैरिजन इसमें संभव नहीं है। और जो भी इसका रिजल्ट आता है वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता, यानी कि उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं और इसका सिर्फ सीमित उपयोग किया जा सकता है, यानी कि इसका उपयोग हर सेक्टर में नहीं किया जा सकता, बस कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर किया जा सकता है। आप जब 12th में आओगे तो आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा सूचकांक, बेस ईयर, करंट ईयर, ठीक है। जब हम बेस ईयर मानकर करंट ईयर की तुलना करके प्राइस निकालते, जैसे यहाँ पर 2012 के प्राइस दिया गया और यहाँ 2022 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो जैसे 2012 में कोई प्रोडक्ट था 10 रुपये का, अब 2022 में 15 रुपये का हो गया है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, 15 किलोग्राम है। तो इसमें क्या हुआ, हमारी क्या महंगाई बढ़ी है, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। जैसे कोई फैक्ट्री है वो 10 पेन आज बना रही है, तो और 10 पेन 10 रुपये का है 2025 में, ठीक है। तो इनकम कितनी हुई, 100 रुपये हुई। वही पेन 2030 में जाकर 10 ही पेन तब भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी कीमत 20 रुपये कर दी, तो 200 रुपये का इजाफा हो गया, यानी कि 100 रुपये बढ़ गए। तो हमें क्या लगेगा, इनकम बढ़ रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इनकम के साथ साथ हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना जरूरी है ताकि महंगाई ना आए। ऐसे में क्या आ रही, महंगाई आ रही, ठीक है। प्रोडक्शन तो हमारा सेम ही है, 10 ही पेन अभी बन रहे थे, तभी भी 10 ही पेन, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इससे इंक्रीज होता है क्या, महंगाई इंक्रीज होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जीडीपी इंक्रीज हो रही है। ये सब कॉन्सेप्ट आप 12th में और भी आसानी से पढ़ोगे। ओके, तो इसकी सीमाएं एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इंटरनेशनल इसमें तुलना संभव नहीं है, ये पूर्णतः सत्य नहीं होती, ठीक है। और इसका सीमित उपयोग किया जाता है
भार देने में इस पर दोष आ जाता है, यानी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर भार दे देते हैं तो दिक्कत आ जाती है, और फुटकर सूचकांक का अभाव होता है। तो ये 17वां का आंसर था। आपको स्क्रीन पर इसका उत्तर भी विजिबल होगा, आप उसे वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब हम अगली वीडियो में अपना सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे, वो पार्ट 2 रहने वाली है। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और ज़्यादा होच पोच ना हो जाए, इसलिए तो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। और एक सैम्पल पेपर क्वेश्चन चैनल पर अपलोड कर दिया है, उसको देख लेना। और वन शॉट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए आ गया चैनल पर, उसको भी वॉच कर लेना। और इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑल चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQs एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप उसे भी जाके वॉच कर लेना। तो पार्ट 2 में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।